हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। एंड ऑलमोस्ट हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2.36। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। 2.36 रीड करिए फटाफट से, क्या है क्वेश्चन ये। सो 2 into 10 raised to the power 8 atom of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if length of this arrangement is 2.4 centimeter. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 into 10 raised to the power 8 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे एटम है, ठीक है, कार्बन का कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 into 10 raised to the power 8, ठीक है, ऐसे साइड बाय साइड में लगे हुए हैं, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो कैसे रेडियस इसका कैलकुलेट करेंगे हम, यस किस तरीके से इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। लेंथ जितनी भी चीजें हमें दी हुई है पहले हम वो लिख लें। यस, लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा, 2.4 सेंटीमीटर का है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 into 10 raised to the power 8 एटम। टोटल कितने एटम है, इतने एटम है। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हमें ये इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। हमें ये पता है कि ये कितने हैं, हमें पता है कि इसका लेंथ कितना है, तो हम इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसको डिवाइड करते भी हैं तो हमें डायामीटर मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम डायामीटर निकाल लेंगे। डायामीटर इज इक्वल टू कितना लेंथ है अपॉन कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन के एटम प्रेजेंट है। सो 2.4 अपॉन 2 into 10 raised to the power 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 into 10 raised to the power -8, ठीक है। 1.2 into 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, दिस इज द डायामीटर ऑफ द कार्बन। अब अगर हमें रेडियस निकालना है तो फॉर रेडियस हाफ ऑफ 1.2 into 10 raised to the power -8, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 1.2 है, राइट। ये कितना है हमारे पास 1.2, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 0.6 into 10 raised to the power -8। यस, 0.6 into 10 raised to the power -8। और अगर हम इसको शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 6 into 10 raised to the power -9, ठीक है। 6 into 10 raised to the power -9 सेंटीमीटर। किस में आ जाएगा ये, सेंटीमीटर में। नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो नैनोमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 raised to the power -9 है ये, ठीक है। नैनोमीटर में लिखना चाहो नैनोमीटर में लिख दो, सेंटीमीटर में लिखना चाहो सेंटीमीटर में लिख दो, ठीक है। 6.0 into 10 raised to the power -9 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, करिए फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट 2.37 2.37 क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम।
डायमीटर दे रखा है हमें जिंक एटम का कितना है 2.6 एंगस्ट्रॉम. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक ऑफ द एटम अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज. तो सबसे पहले तो देखो दो जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं. ठीक है, डायमीटर ऑफ जिंक एटम, डायमीटर ऑफ जिंक एटम 2.6 एंगस्ट्रॉम. किस में कैलकुलेट करना है हमें? वी हैव टू कैलकुलेट इन पिकोमीटर. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सारे कन्वर्जन्स देखे थे, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रो, मिली, ये सारी चीजें हमने कब देखी थी? फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, राइट? तो अभी डायमीटर है, हमसे क्या पूछे? रेडियस पूछे, रेडियस ऑफ जिंक एटम. तो डायमीटर का जस्ट हाफ कर दें, रेडियस ऑफ जिंक एटम इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2.6 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.3 एंगस्ट्रॉम है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी पिकोमीटर. तो कितना पिकोमीटर हो जाएगा ये? यस, कितना पिकोमीटर हो जाएगा ये? एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में कितने का डिफरेंस है ये बताइए? 2 का, क्योंकि एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज टू द पावर -10, है ना, और पिकोमीटर होता है 10 रेज टू द पावर -12. क्लियर है? कितना हो जाएगा ये हमारा 130 पिकोमीटर हो जाएगा. 2 से डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 130 पिकोमीटर. ए वाला पार्ट यहाँ पे हमारा कवर होता है, राइट? ए पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट है. नाउ बी पार्ट की बात करते हैं. अगर हम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ. नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ये हमको बताना है. रेडियस ऑलरेडी हमारे पास है और लेंथ हमें गिवन है. ठीक है, लेंथ कितना है हमारे पास? लेंथ इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर. कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर. अब क्योंकि सब कुछ पिकोमीटर में चल रहा है तो इसको भी हम पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लें. ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 पिकोमीटर. ठीक है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 पिकोमीटर. ये हमारा लेंथ आ गया. जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड. ठीक है, इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा था उसको जानते हैं. हमने ये देखा था कि डायामीटर निकाला था हमने. कैसे? डायमीटर हमने कैसे निकाला था बताइए? हमने डायमीटर निकाला था लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम से. टोटल नंबर ऑफ एटम से, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था. अब हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल डू? टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन डायमीटर. यस, सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. लेंथ कितना दे रखा है हमको? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 10. 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 पिकोमीटर. एंड डायामीटर इज, देखो यहाँ पे द डायामीटर ऑफ जिंक इज 2.6 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये 260 पिकोमीटर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 260 पिकोमीटर. सो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 260 पिकोमीटर. क्या आंसर आएगा ये बताइए? 6.154 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा हमारे पास? इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. क्लियर? कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है? 6.154 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है. क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब है हमारे पास 2.38. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2.38. यस,
2.38 क्वेश्चन सबसे पहले तो खुद से रीड करिए. यस, क्या है क्वेश्चन में? A certain particle carry 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कार्बन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. कोई एक सर्टेन पार्टिकल है जिसके ऊपर कितना स्टैटिक चार्ज है? 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम, है ना. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट. अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है ये हमको बताना है. सो मैग्नीट्यूड जो दे रखा है हमको वो कितना है? 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. तो सबसे पहले लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ certain charged particle 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल इज 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. यही होता है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 2.5 into 10 raised to the power minus 16 कूलम अपॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1560. कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1560 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 1560 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? नाउ इट्स क्लियर, समझ में आ गया. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन 39th. Okay, so 39th question है, in Milken's experiment, static electric charge on the oil drops has been obtained by shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is this, calculate the number of electron present on it. इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है? number of electron present on it. तो कैसे number of electron हम पता करेंगे? Yes, magnitude ऊपर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन क्या करेंगे हम? क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो क्या क्या चीजें दे रखा है हमको? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स कितना है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स इज माइनस 1.282 इंटू 10 raised to the power minus 18 कूलम. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बताइए कैसे निकालेंगे? 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट. करिए इसको. यस, फटाफट से इसको करके दीजिए. किस तरीके से करेंगे हम? माइनस 1.282 इंटू 10 raised to the power minus 18 अपॉन माइनस 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 और ऊपर है 1.282. यस, बताइए
कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद? सॉल्व करते रहिए आप। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट इज 8। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखो दोनों सेम थे, एक जैसे थे बिल्कुल। लेट्स डू नेक्स्ट वन। 2.40 2.40. So in Rutherford experiment, generally the thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. If the thin foil of light atom like aluminium, etc. is used, what difference would be observed from the above result? तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सब ने पढ़ा है। हमने क्या देखा था कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेस किसके ऊपर डाली थी? गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि गोल्ड फॉइल के अलावा अगर हम कैसा मेटल ले लेते? ठीक है, कोई थिन फॉइल ले लेते जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, लाइट मेटल ले लेते एल्यूमिनियम, तो फिर क्या चेंजेस आते, क्या सिनेरियो होता, ये हमको बताना। तो जो हैवी मेटल लेने के बाद हमने ये देखा था कि जो अल्फा रेस पार्टिकल्स है वो बहुत मिनिमम एंगल से डेविएट हुई है, राइट। अगर हमने उसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल लिया होता तो मे बी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होता। ठीक है, हमें ऐसा देखने के लिए मिलता कि डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ रीज़न यहाँ पे हो सकता था, राइट। तो क्या लिखेंगे अब हम इसका आंसर? सो we have studied that in Rutherford experiments generally heavy metals like gold and platinum is used। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम हमने क्या किया है यहाँ पे? यूज किया है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, फिर क्या हुआ? अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्ड डिफ्लेक्शन वाइल अ वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू रिट्रेस ऑफ पाथ। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं गोल्ड प्लेटिनम इज यूज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स सफर फ्रॉम a very few deflections from their path and retrace their path if we take aluminium, which is light metal, offer high resistance। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम लेते, ठीक है, जो कि लाइट मेटल है, सो इट्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस, राइट, एंड it's offer high resistance on fast moving alpha particle, high resistance on fast moving alpha particles। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता वो भी कैसा होता? बहुत ही ज़्यादा कम होता। ठीक है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स कंपैरेटिवली क्वाइट लेस एज कंपेयर टू गोल्ड।
क्लियर? तो ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब हम। 41, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सो 41th क्वेश्चन है, सिंबल 35 BR79 and BR79 can be written, whereas symbol this and this are not acceptable. Answer briefly. तो ऐसा क्यों है, क्या लिखा हुआ है, BR3579 and BR79, तो ये क्यों एक्सेप्टेबल है? देखो, एक एलिमेंट का, ठीक है, एक ही एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स है। अगर ब्रोमीन है तो उसका एटॉमिक नंबर तो 35 ही रहेगा, ये तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके आइसोटोप्स आ जाते हैं तो मास चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? उसका मास चेंज हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द परफेक्ट मेथड टू राइट। यही तरीका होता है। नीचे हम क्या लिखते हैं, बॉटम पे एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट एंड देन एटॉमिक मास। यहां पे हमें एलिमेंट और एटॉमिक मास दिया गया है, तो हमें पता है कि ब्रोमीन 35 नंबर पे आता है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड है हमारा BR7935 एंड BR35। तो सबसे पहले देखो, दिस इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नीचे हम हमेशा क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और यहां पे एटॉमिक नंबर इज मोर देन एटॉमिक मास, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहां पे भी सेम है। अगर हम देखो ऊपर क्या लिखा है, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास तो है नहीं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, सो हम किसी का एटॉमिक नंबर लिख के, ठीक है, अगर हमने किसी का एटॉमिक नंबर लिख दिया तो उसका एटॉमिक मास हम जरूर नहीं कि हर बार आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि उसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, राइट? तो मे बी ब्रोमीन का कोई दूसरा आइसोटोप हो, बट एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। एक बार को अगर एटॉमिक नंबर नहीं लिखा होगा सो वी कैन आइडेंटिफाई, बट अगर एटॉमिक मास नहीं लिखा होगा तो हमें आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट इट। ओके, सो BR3579 represent atomic number, element and atomic mass, which is करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कि क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एंड इन BR79 देयर इज ओनली एटॉमिक मास and element. Through this we can identify atomic number. But in BR7935 this is not correct representation. This is not correct representation, as atomic mass always written in
always written in superscript form, and mass is always, atomic mass is always greater than atomic number, always greater than atomic number. ठीक है, always greater than atomic number. And in 35 Br and if in 35 Br there is no atomic mass, there is no atomic mass, and atomic number is written, and atomic number is written in superscript, which is not possible. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट तो यहाँ पे हमने ये 2.41 का आंसर मेंशन किया है, राइट इट डाउन, लिखिए इसको फटाफट से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। टू 2.42, ठीक है, 2.42 2.42 क्वेश्चन क्या है? एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 81 है। कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। लिख ले, जो जो चीजें हमें दिया गया लिख लेते हैं। मास नंबर, मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 81, ठीक है। लेट नंबर ऑफ प्रोटोन, हमें नहीं पता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो लेट्स नंबर ऑफ प्रोटोन x। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको क्या बताया गया है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन का कितना ज्यादा है? 31.7% ज्यादा है, यानी कि x प्लस 31.7x अपॉन 100, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर ले हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 0.317x, ठीक है, यानी कि 1.317x। ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या कैलकुलेट किया यहां से हमने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया 1.317x। अब क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। मास नंबर 81 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.317x। So 81 is equal to 2.317x. So x is equal to 81 upon 2.317, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? इसको सॉल्व करने के बाद x की क्या वैल्यू आ जाएगी? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 35, यानी कि x हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है? 35 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है? 35 है। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन 35। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इजी है, एक हमें पता चल गया, दूसरा हम निकाल सकते हैं 81 और -35, ठीक है। 81 माइनस 35 कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 46। ये है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 46. उसके बाद क्या कह रहे हैं, असाइन द एटॉमिक सिंबल. बताओ एटॉमिक सिंबल कौन सा होगा, 35. प्रोटॉन 35, प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सो 35 नंबर पे क्या आता है, ब्रोमीन आता है. ठीक है, 35 नंबर पे क्या आता है, ब्रोमीन आता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br3581. ये इसका आंसर हो जाएगा, Br35 एंड 81. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.43, राइट, 2.43. सो 2.43 अगेन किस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जरा. एन आयन विद द मास नंबर, एक हमारे पास आयन्स है. अब आयन्स में क्या होता है, मे बी कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, अभी हमें नहीं पता. एन आयन विद द मास नंबर 37 possess 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये अनायन है हमारे पास एक. इफ द आयन कंटेन 11.1% more neutrons than the electron, find the symbol of the ion. जो चीजें हमें क्वेश्चन में दिया गया है, लेट्स राइट वन बाय वन. ओके, एक एक करके हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं. सो एन आयन विद द मास नंबर, सो मास नंबर है 37, possess 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. इफ एन आयन कंटेन दिस मोर ऑफ न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन. तो अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो लेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी x. लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कितना है, x है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, यस ये बताइए. अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उससे क्या किया, एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है. तो मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, एक्सेप्ट करने के बाद, तो प्रोटॉन कितना प्रेजेंट होगा, एक कम ही होगा. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x-1. समझ में आया. देखो टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर. तो मान के चलते हैं कि एक न्यूट्रल एटम था हमारे पास जिसके पास 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन थे. ठीक है, अब एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन मान लो x हो गया, ठीक है, बढ़ गया. लेकिन अगर हमने बढ़े हुए वाले को देखा तो उसकी कंपैरिजन में जो प्रोटॉन होगा वो तो 1 से कम हो जाएगा ना. ठीक है, तो इसलिए हमने x-1 लिख दिया. अब कह रहे हैं 1 यूनिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज. इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू x प्लस 11.1% ऑफ x. ये हो जाएगा. ठीक, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.111x, यानी कि 1.111x बन गया ये. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारे पास, 1.111x. अब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है. मास नंबर हमें दे रखा है 37, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास, x-1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.111x. ठीक, 37 इज इक्वल टू x-1 प्लस 1.111x. तो x और 1.11x कितना हो जाएगा, ये 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पॉइंट दिस. तो 36 इज इक्वल टू 2.111x. x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2.111. यही होएगा, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2.111. क्लियर. कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, माइनस का था इधर जाके प्लस का हो जाएगा. ये वेट, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 38. हाँ
38 अपॉन 2.111 है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू सॉल्व करिए इसको। यस कितनी आएगी, हो गया सॉल्व 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 18 और x क्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 18 माइनस 1 यानी कि 17 और जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। सो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 17 और 17 एटॉमिक नंबर किस एटम का होता है, तो वो होता है क्लोरीन का। किस एटम का होता है, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन का ये एक आइसोटोप है। ठीक है, 17Cl और यहाँ पे 37, 17Cl37 और इसने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। क्लियर, 30 ये 17Cl37 कैसा, ये नेगेटिव में है। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 2.44। नाउ 2.44 क्या है क्वेश्चन 2.44, एन आयन विद मास नंबर, एक आयन है, अगेन सेम क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है, एक आयन है, ठीक है, जिसका मास नंबर कितना है 56, कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले हमने एनायन के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर कैटायन, क्योंकि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। सो लेट्स मास नंबर, क्या क्या चीजें हमें दे रखा है, मास नंबर जो है इसका वो है 56, ठीक है, मास नंबर इज 56, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उससे 3 ज्यादा प्रोटॉन होगा, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर x है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे इसके पास x प्लस 3, राइट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है x के, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 30.4% जो है वो ज़्यादा है, तो x प्लस 0.304x यानी कि 1.304x ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज 56 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास x प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.304x। सो 56 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.304x, ठीक है, ये बनेगा हमारा 53 इज इक्वल टू 2.304x। सो x इज इक्वल टू 53 अपॉन 2.304, 53 अपॉन 2.304। अब इसको सॉल्व करिए। यस, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है ये बताइए। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो आंसर यहां पे हमारा आ रहा है 23, यानी कि x जो है वो 23 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 23, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 23 बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, उसमें 3 ऐड कर दो, 23 प्लस 3 यानी कि 26, और 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, यस, एटॉमिक नंबर भी इसका कितना हो जाएगा 26, दैट मीन्स ये हो जाएगा आयरन, और आयरन में भी कैसा आयरन है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए हैं, Fe3 पॉजिटिव 26 और यहाँ पे कितना ही है 56।
सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? यहां पे ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है. डन है? यस. करिए इसको नोट डाउन. राइट इट डाउन फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2.45. टू पॉइंट 4.5 क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. हमारे पास है रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशंस फ्रॉम एफएम रेडियो, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज. किस फॉर्म में इसको अरेंज करना है? इन अरेंज द फॉलोइंग ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पे खतरनाक है? कॉस्मिक रेज. ठीक है, कॉस्मिक रेज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रेज. राइट, कॉस्मिक रेज हो गया, एक्स रेज हो गया. उसके बाद ये दो हो गए. क्या है? रेडिएशंस फ्रॉम एफएम रेडियो, एम्बर लाइट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल. फिर ये है ट्रैफिक सिग्नल, देन माइक्रोवेव ओवन, एंड देन एफएम रेडियो. ठीक है, एंड देन एफएम रेडियो. तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहां पे हमने इसको अरेंज कर दिया. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.46. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.46. क्या है क्वेश्चन 2.46 यहां पे? सो nitrogen laser produces a radiation at wavelength of 337.1 nanometer if the number of photons emitted is 5.6 into 10 raised to the power 24. Calculate the power of this laser. क्या कैलकुलेट करना है? पावर ऑफ दिस लेजर. तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यस, पावर ऑफ द लेजर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ई कैलकुलेट करना है हमको. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? पावर ऑफ लेजर ई. सो एन एच न्यू. ठीक है, क्या हो जाएगा? एन एच न्यू. और यहाँ पे हमें वेवलेंथ यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है. सो हमें एक और चीज पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. राइट, तो पुट कर दो. E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर? सो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24. h की क्या वैल्यू है? 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34. C is 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन लैम्डा कितना दे रखा है? 337.1 नैनोमीटर. 337.1 नैनोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? 337.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर. 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर. अब जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, जो कि कैलकुलेशन का काम किसका है? आपका है. ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल. क्या आएगा आंसर? 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, सो 2.46 के बाद हम बात करने वाले हैं 2.47 की. 2.47.
सो 2.47 है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड। आपने देखा है ना कि रास्ते में जो साइन बोर्ड होते हैं वो रात के टाइम पे क्या होते हैं, चमकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नियॉन गैस। If it's emit strongly at 616 nanometer, calculate the frequency of emission, distance traveled by this radiation in 30 seconds, energy of quantum and the number of quanta present if it's produced 2 joule of energy। तो frequency of emission सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमको, frequency of emission। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, c अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा तो हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 616 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, यही रहेगा। कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे आ जाएगा 4.87, कितना आ जाएगा 4.87 मीटर से यहाँ पे मीटर कट जाएगा, सिर्फ सेकेंड बचेगा, 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड्स, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन को कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंड है डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स, डिस्टेंस बताना है हमें, क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखते हैं ये लग पाता है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे ये बताइए, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू 30, कितना आ जाएगा आंसर, 3 3 9, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर। सो ये सेकेंड पार्ट हमारा कवर होता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। ओके, नाउ बाकी के पार्ट्स कर ले हम। ओके, सो सी पार्ट है एनर्जी ऑफ क्वांटम। क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ क्वांटम। E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। डन, तो करो कैलकुलेट, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 616, 616 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, ठीक। मीटर में हमने इसको कैलकुलेट किया है। पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, करो सॉल्व, पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 32.27, ठीक है। कितना आएगा 32.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 जूल, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर -20 जूल। तो ये था हमारा सी का आंसर। अब बात करते हैं हम डी वाले पे, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ प्रोडक्ट इज 2 जूल, ठीक है। अगर प्रोडक्ट हमारे पास 2 जूल है तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखो एनर्जी ऑफ क्वांटम, ये कितने के लिए है, यहाँ पे ये कितने के लिए है, एनर्जी पर क्वांटा, ये हमने किसके लिए निकाला है, एनर्जी ऑफ क्वांटा हमने निकाला है। अब नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इन 2 जूल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी पर क्वांटा। तो पर क्वांटा तो हमने अभी निकाला,
2 जूल ऑफ एनर्जी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 2 जूल ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी अपॉन क्वांटा पर सेकेंड। तो हमें 2 जूल दे रखा है अपॉन हमने भी निकाला 32.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -20। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन 32.27, सो 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। कितना है 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 48th क्वेश्चन। So 40 है, in astronomical observations, signal observed from the distant star are generally weak. If the photon detector receive a total of 3.15 into 10 raised to the power -18 joule from the radiations of 600 nanometer, calculate the number of photon received by the detector. क्या कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ फोटोन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे NH न्यू, ठीक है, यही हो जाएगा NH न्यू, नंबर ऑफ फोटोन। और यहाँ पे जब हम न्यू, क्योंकि हमें दिया नहीं गया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे C अपॉन लैम्डा से, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम C अपॉन लैम्डा से। सो E इज इक्वल टू क्या होएगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू, E की वैल्यू हमको दी गई है, लिख लो, E की वैल्यू हमें दी गई है 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 इज इक्वल टू N इंटू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है यहाँ पे 600 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, n कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू, सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाएंगे, 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 इंटू 600 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 अपॉन 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है, इंटू 3 इंटू यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आएगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ फोटोन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 10 हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन 2.49। So lifetimes of the molecule in the excited states are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in the nanoseconds range if the radiation source has the duration 2 nanoseconds, ठीक है, and the number of photon emitted during the pulse source is 2.5 into 10 raised to the power 15. Calculate the energy of the source. तो टाइम ड्यूरेशन देखो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन इज 2 नैनोसेकेंड्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। तो अभी हमने ऐसे ही सेम क्वेश्चन किया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, हमें ना न्यू पता है ना ही यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें न्यू भी नहीं पता, हमें वेवलेंथ भी नहीं दिया हुआ, बट हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, राइट।
सो 1/2 इंटू 10⁻⁹ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये तो माइनस का है, माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁹। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10⁻⁹। अब डायरेक्टली पुट कर दें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 3.313 यही आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 3.313 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। यस बताइए फटाफट से, यही है कि नहीं है, 3.31। ठीक, इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, 25, यस, माइनस का 25 जूल। तो ये इसकी एनर्जी हो गई। ठीक है, ये क्या है, इसकी एनर्जी है 3.13 इंटू 10⁻⁻⁻25 जूल। ओके, क्लियर, एनर्जी ऑफ फोटोन यही है। यहाँ पे लिखिए इसको फटाफट से, डन। तो ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग दी प्लस सोर्स इज 2.5। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ सोर्स। ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू कितना निकाला हमने, 3.13 इंटू 10⁻⁻25 जूल, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसका आंसर देना है। क्या करना है, आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो 2.49 आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसका आंसर जो है आपको खुद कैलकुलेट करके लिखना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।